गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। और शुक्राना गुरु जी महाराज का आज मुझे ये सेवा देने के लिए। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपनी जो जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ तब थामा जब मैं बिल्कुल सब तरफ से थक हार चुकी थी। मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था और अपने भी जो है वो भी साथ छोड़ चुके थे। तब गुरु महाराज जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने कैसे मुझे अपने साथ जोड़ा। मेरा बेटा अभी 10 महीने का था। उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रही थी। तो मुझे लगा कि जैसे बच्चे टीथ रखते हैं इस मंथ्स में, तो हो सकता है कि उसने टीथ रखे हों या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हो सकता है बच्चे ने दांत रखे हों। तो ये प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। तो उसकी मेडिसिन लेके घर आ गए और उसके कुछ दिन बाद उसकी मेडिसिन चलती रही पर उसको आराम नहीं आ रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए, हम फिर डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मेडिसिन चेंज करके दी, बट बच्चे को आराम नहीं आ रहा था। उसको वैसे ही लूज मोशन और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। और ये 3-4 दिन जैसे निकल गए, उसके साथ साथ अब उसको फीवर भी आने लगा। हम उसको दूसरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए तो उन्होंने भी मेडिसिन दी और घर भेज दिया। बट बेटे को आराम नहीं आ रहा था। और इतने में राखी आने वाली थी। तो मेरी बड़ी सिस्टर जो कि जालंधर में रहती हैं, उनका मुझे फोन आया कि रजनी, हमने घर जाना है। तो मैंने बोला कि दीदी मैं घर नहीं जा पाऊंगी इस बार, कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे बच्चे को लूज मोशन की प्रॉब्लम है और साथ में अब फीवर भी आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर को दिखाया। मैंने बोला 2-3 डॉक्टर चेंज कर चुके हैं बट उसको आराम नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, आप मेडिसिन साथ में रख लो, तो वहां पर भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो हम वहां पर दिखा लेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो कह रहे थे, उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे कर लो। तो मैं बेटे की मेडिसिन लेकर अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मैं जिस दिन अपने मायके पहुंची उस दिन सैटरडे था और हम शाम को 7-7:30 के करीब घर पहुंचे। और मैंने मम्मा को बताया कि ऐसे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कल संडे है, संडे को डॉक्टर ऐसे अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ इमरजेंसी में आते हैं, तो हम मंडे को ले चलेंगे। मैंने बोला ठीक है। क्योंकि बेटे को फीवर हो रहा था और उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, ये हमें पता ही था और मेडिसिन में लेकर आई थी। और संडे वाले दिन जब मैं मॉर्निंग में उठी तो बेटे के साथ खेल रही थी। और संगत जी, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। मेरे बेटे की एकदम से ना, वो गोदी में था तो उसकी आईज जो ऊपर की ओर हो गई, उसके हाथ और पैर टेढ़े हो गए और उसके मुंह से ना झाग निकलने लग गई। मैं उसकी ये कंडीशन देखकर एकदम डर गई, शॉक्ड हो गई। मैंने मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी फटाफट आए और उसको लेकर ना, वो नाइट सूट में थे और ऐसे ही लेकर डॉक्टर के पास भाग गए। और उसकी ऐसी कंडीशन देखकर ना, मैं वैसे ही वहीं पे फ्रीज हो गई, मेरे से एक कदम भी बढ़ाया ही नहीं गया। मुझे नहीं पता, मैंने आज तक ऐसे किसी बच्चे की कंडीशन ऐसे देखी नहीं थी। और मैं वहीं पे मैं घर पे ही रह गई। मम्मी बेटे को हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर को बुलाया इमरजेंसी में। तो उन्होंने बोला कि इसके पेरेंट्स को बुलाओ। तो मम्मा ने मुझे घर पर कॉल किया कि डॉक्टर बुला रहे हैं। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो उन्होंने बोला ये आपने बेटे का क्या हाल कर रखा है, आपको बिल्कुल भी बच्चे की कदर नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि इसको हाई ग्रेड फीवर है जो कि इसके ब्रेन में चढ़ गया है। संगत जी, ऐसा सुनते ही मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो गया कि हम तो डॉक्टर को दिखा ही रहे थे और किसी ने भी ऐसा बताया ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि चलो आप ट्रीटमेंट शुरू करो। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट हम तब स्टार्ट करेंगे जब आप हमें इन पेपर्स पर सिग्नेचर करके देंगे। तो मैंने कहा इन पेपर्स पर क्या है। उन्होंने बोला इस पर लिखा हुआ है कि हम बच्चे को बचाने की कोशिश कर सकते हैं और इस बीच में कुछ भी होता है तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं ये सुनकर बिल्कुल मतलब शॉक्ड हो गई कि ये हो कैसे गया। तो उन्होंने मैंने साइन कर दिया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बेटे को बचाना था। और उन्होंने पेपर्स लिए और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और संगत जी, उसके बाद बेटे को उन्होंने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसका फीवर कैसे उतारा, बर्फ के पानी से उसकी पट्टियां कर करके उतारा। और शाम को जाकर बच्चे को होश आई। तो मैंने बोला कि अब बच्चे को देख सकते हैं। उन्होंने बोला हाँ। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे वहां पर। तो उन्होंने हमें केबिन में बुलाया डॉक्टर ने। हम जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला ये आपका कोई पिछले जन्मों के अच्छे कर्म होंगे जो आपका बेटा बच गया, ये आप उसकी सेकंड लाइफ समझिएगा।
और मतलब मैं इतनी हैरान थी कि बच्चे को हुआ क्या। तो उन्होंने बोला कि बच्चे को अंदर ही अंदर इन्फेक्शन की वजह से उसका जो फीवर है वो बढ़ता गया। तो हमें तो पता नहीं था, क्योंकि ये तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं ना। और हमने जैसे बताया कि 2-3 डॉक्टर को दिखा चुके थे। तो उसके बाद 14 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। जो राखी थी वो हमने हॉस्पिटल में ही मनाई, और वो भी उसके जैसे बेटी ने राखी बांधी और उसके 2 मिनट बाद ही डॉक्टर ने वो उतरवा दी। और उसके बाद 14 दिन बाद जब बेटे को डिस्चार्ज करने लगे तो उन्होंने बोला कि आप ये मत समझिएगा कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। उन्होंने बोला आगे, जैसे मैं लुधियाना में रहती हूँ, तो उन्होंने बोला कि लुधियाना में जाकर आप सीएमसी में इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अभी 5 साल तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो मैं जब अपने लुधियाना वापस आ गई तो नेक्स्ट डे मैं सीएमसी जाके इसका कार्ड बनवाया, उनको सारी केस हिस्ट्री बताई। तो उन्होंने भी यहाँ पर इसकी सारी रिपोर्ट्स देखी, इसकी मेडिसिन चेक करी, और उसके बाद उन्होंने इसके टेस्ट करवाए, इसकी ईईजी और ब्लड कल्चर, इसके टेस्ट जो करवाए उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। और बेटे को बुखार अभी भी ऐसे ही हो रहा था कि जैसे थोड़े दिन उतर जाता था और फिर चढ़ जाता था, और फिर इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था। और समझ नहीं आ रही थी कि अब इसको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो उन्होंने हमें बोला कि आप एक बार इसकी एमआरआई करवा लो। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि 10 महीने के बच्चे की एमआरआई। तो वो बोले कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, करवानी तो पड़ेगी। उन्होंने हमें एमआरआई के लिए डेट दे दी। हम एमआरआई करवाए, जब उसके बाद 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई, और उसमें भी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको बार बार फीवर क्यों आ रहा है। तो उन्होंने हमें बोला कि आप इसका बहुत ध्यान रखना, इसको 99 भी फीवर आपने नहीं होने देना। क्योंकि इसको ना, जैसे अभी 99 फीवर है तो 5 मिनट बाद चेक करो तो उसको 103, 104 ऐसे इसका फीवर बढ़ता था। तो मैं रात को उठ उठ कर इसको ऐसे देखती थी कि कहीं इसको फीवर तो नहीं है, फीवर में तो नहीं सोया हुआ है। मतलब उस टाइम मेरा हाल एकदम पागलों जैसा हो गया था। और उस टाइम में मेरा भगवान से ट्रस्ट बिल्कुल उठ गया, मैंने जोत वगैरह जगानी बिल्कुल बंद कर दी। मतलब भगवान की ओर से, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल मुंह फेर लिया, वो वाला हाल था। और हर दूसरे दिन मुझे सीएमसी जाना पड़ता, इसका कभी कोई टेस्ट होता, कभी कोई टेस्ट होता, मैं परेशान हो चुकी थी। फिर इतने में मेरे मम्मा मेरे पास आए गुरु जी का स्वरूप लेकर, जिसे हम सब गुरु जी का रॉक स्टार वाला स्वरूप कहते हैं। वो छोटा स्वरूप गुरु जी का लेकर आए। और मतलब उस टाइम में मम्मा गुरु जी से जुड़ चुके थे, तो उन्होंने बोला बेटा, आप इनको मानो और इनको अपने मंदिर में रख लो। और मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थी, तो मैंने बोला मम्मा आप ये अब किन को ले आए हो। मैं बहुत बहुत माफी मांगना चाहूंगी गुरु महाराज जी से ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि मुझे उस टाइम गुरु जी की महिमा का नहीं पता था। तो मैंने ऐसा बोला, तो मेरी मम्मा बोले कि बेटा अब मैं ले आई हूँ, मैं वापस तो नहीं ले जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। तो मतलब मैंने बेमनी से ना वो गुरु जी का स्वरूप लिया और मंदिर में ऐसे ही रख दिया, क्योंकि पूजा पाठ तो मैं बिल्कुल छोड़ चुकी थी। और मम्मा ने जाते हुए इतना बोला कि बेटा आप ना यूट्यूब पे ना इनके सत्संग सुना करो। तो मैंने उनको बोल दिया ठीक है। तो जैसे मैं हॉस्पिटल जाती रही, इसको जैसे फीवर होता था तो डॉक्टर ने एक छोटी इसकी टेबलेट दी हुई थी, फ्रीजियम, जो कि अब बैन हो चुकी है। वो बोलते थे कि इसको फीवर उतरने के 3 दिन बाद तक वो मेडिसिन देते रहना है। और जबकि अब स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता होगा। तो फिर ऐसे ही मैं जैसे एक दिन बैठी हुई थी रात के टाइम, तो मैंने यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग लगाए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब ना फेक है। पता नहीं क्यों उस टाइम मैंने ऐसा बोला। मैंने वो बीच में ही सत्संग बंद कर दिया। तो एक दिन ऐसे ही मैं हॉस्पिटल से आई तो कोई सत्संग गुरुजी का चल रहा था। तो उस दिन मैंने वो सत्संग सुना, वो आंटी अपने बेटे का ही सत्संग सुना रही थी। पता नहीं उस दिन मेरे मन में मतलब एक अजीब सी शांति सी मिली वो सत्संग सुन के। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। फिर मम्मा ने मुझे फोन पे बोला गुरुजी के ऐसे शब्द गुरबानी भी सुना करो, मैंने वो भी सुननी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे मैंने जोत जलाना शुरू कर दिया। और गुरुजी के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, मैं सिर्फ मतलब उस टाइम में माथा टेक के अरदास कर दिया करती थी कि आपने अगर वो बच्चा दिया है ना तो आप ही ने अब देखना है, आप ही संभालो, ये आपका ही बच्चा है। बस ऐसे कह देती थी। क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता होता ना कि हमने क्या कर्म किए हैं। और मतलब हम तो अपने कर्मों को, मतलब जो भी उसका ब्लेम होता है, हम मतलब भगवान पर लगा देते हैं वो ब्लेम कि हाँ जी आपने ऐसा किया, आपने ऐसा क्यों किया। हम अपने कर्म तो जानते नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे जो 90% कर्म होते हैं वो गुरुजी कटवा देते हैं, जो हमारे कष्ट होते हैं, और सिर्फ हमें 10% भुगतने पड़ते हैं। तो संगत जी ये जो अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ मेरे वो 10% का ही है। मेरी मम्मा का फोन आया कि बेटा यहाँ से
बस जा रही है बड़े मंदिर के लिए, तो आप सब यहाँ पर आ जाओ। मेरी मम्मा यमुनानगर में रहते हैं, तो हम लुधियाना से यमुनानगर गए, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे। तो हम वहां से बड़े मंदिर के लिए गए। जब बड़े मंदिर में हम पहुंचे, वहां पे बहुत बड़ा शिवलिंग देख के बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला। और जब हम अंदर गए गुरु जी की महासमाधि पे, हमने वहां पे उनकी जो समाधि है वहां पे हमने दर्शन किए, माथा टेका, इतना सुकून मिला कि मतलब ऐसा लगा कि मतलब पता नहीं हम कितने जो अपने कर्म जो हैं वो यहाँ पर सब कटवाने आए हैं। और जो मतलब अपने जितने भी कर्मों की, वो कहते हैं ना, बुरे कर्मों की टोकरी, वो यहाँ पर हम रखने आए हैं। गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर मैंने ये बोला कि गुरु जी, मुझे नहीं पता मेरे क्या कर्म है, बस मेरे बच्चे को आपने ही ठीक करना है। बस मेरी मम्मा ने मुझे ये बताया था कि वहां पे आपको जो भी जल प्रसाद मिले, लंगर प्रसाद मिले, आपने वो जरूर खाना है। और जितना बेटा खा सके और जल प्रसाद वगैरह पी सके उसको पिलाना। क्योंकि मतलब मुझे इतने धक्के खाते खाते मुझे तब, मेरा बेटा तब 2.5 साल का हो चुका था जब गुरु महाराज जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। तो उसके बाद जब हम बड़े मंदिर, गुरु जी का जल प्रसाद उसको पिलाया, जब लंगर प्रसाद की बारी आई, तो जैसे कि 4 संगत को एक थाली में तब लंगर प्रसाद दिया जाता था। हमने खाया, बेटे ने जितना खाया हमने उसको खिलाया, उसके बाद जितना बचा था हम तीनों संगत ने खाया। और संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर से घर आई उसके बाद फिर मैंने गुरुवाणी शब्द सुनना शुरू कर दिया, और जैसे कि मुझे पता लगा गुरु जी का मंत्र जाप, और उसके बाद गुरु जी का जल प्रसाद, इन चीजों का पता लगा, फिर मैं वो भी करने लगी और मैं बेटे को रोज जल प्रसाद देने लगी और रोज मंत्र जाप चलाने लगी। उसके बाद मेरे बेटे को जैसे फीवर होता था, तो मैंने अपने आप से ही वो गुरु जी की वो जो उसकी फ्रीजियम जो टेबलेट जो डॉक्टर ने लगाई थी वो बंद करके गुरु जी का जल प्रसाद देना शुरू कर दिया। बस वो जैसे गुरु जी का जल प्रसाद देना शुरू किया, तो मतलब मेरे बेटे को फीवर होता था, बट वैसे नहीं होता था जैसे कि अभी 99 है तो 2 मिनट बाद देखो तो इतना बढ़ जाता था, वैसा नहीं, नॉर्मल होने लग गया वो जैसे बाकी बच्चों को होता है। तो मैंने धीरे धीरे उसको जो उसकी पैरासीटामोल थी वो भी जैसे बाकी बच्चों को दी जाती है नॉर्मल, मैंने वही कर दी, स्ट्रॉन्ग वाली देनी बंद कर दी। और गुरु महाराज की कृपा से जब वो लंगर प्रसाद करके आया उसके बाद से उसको ना तो वैसा कभी फीवर हुआ, ना ही वैसे उसको दोबारा कभी फिट्स आए, और ना कभी हॉस्पिटल एडमिट करवाने की नौबत आई। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरु महाराज जी ने उसका जो कष्ट 5 साल बाद कटना था वो लंगर प्रसाद के थ्रू उन्होंने 2.5 साल में ही कटवा दिया। तो वही मैंने आपको जैसे बताया कि जो 90% कर्म होते हैं वो तो गुरु जी कटवा देते हैं जो कष्ट होते हैं, और 10% हमें काटने पड़ते हैं, ये वही मेरे 10% थे जो गुरु महाराज जी ने 2.5 साल में ही कटवा दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। और गुरु जी से जुड़ने के बाद तो हमारी लाइफ में रोज ही सत्संग होते हैं कोई ना कोई। मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो कि लॉकडाउन के दिनों का है। संगत जी, जैसे कि मेरे बेटे का जब ट्रीटमेंट हुआ था तो हमारी जितनी भी सेविंग थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। और मेरे हस्बैंड जैसे कि प्राइवेट जॉब करते हैं, तो इतनी हमारे पास सेविंग थी भी नहीं। तो लॉकडाउन के दिनों में जैसे कि अनाउंस हुआ था कि मतलब कोई भी काम धंधे पे नहीं जाएगा, तो मैं और मेरे हस्बैंड परेशान कि अब काम नहीं चलेगा तो हम कैसे गुजारा करेंगे। तो ऐसे हम एक दिन बात कर रहे थे तो मतलब न्यूज आई कि अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो हम बहुत परेशान कि मतलब जितनी भी सेविंग थी हमने राशन डलवा लिया और बच्चों की फीस दे दी, दूध वाले के दे दिए। तो हस्बैंड बोले कि अब सेविंग नहीं है तो हम बाकी का कैसे मैनेज करेंगे। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा गुरुजी है ना, मैंने कहा जब वो हमारे हमारे माँ बाप दोनों हैं तो वही देखेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को तो बोल दिया, वो सो गए। फिर रात के टाइम मैं जब सोने लगी मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी, मैंने अपने हस्बैंड को तो बोल दिया है, अब आप ही मेरी इज्जत रखना, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगने, ना मैंने किसी और से मांगने हैं। क्योंकि जब बेटे का ट्रीटमेंट करवाया था तब भी मुझे काफी हेल्प लेनी पड़ी थी अपने पेरेंट्स से, उस टाइम तो सबने ही साथ छोड़ दिया था। तो मैंने बोला कि गुरुजी अब मैं किसी से नहीं लूंगी, अब आप देखो कि कैसे करना है। संगत जी, मैंने अरदास करी और मैं सो गई। नेक्स्ट डे उठी तो मेरे फोन में टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था बैंक की तरफ से। तो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, मैंने सबको जैसे हम मॉर्निंग में जय गुरु जी करते हैं ऐसे विश करके फोन रख दिया और अपने काम में लग गई। जब मैं फ्री हुई तो मैंने दोपहर के टाइम में देखा कि जो मैसेज आया हुआ बैंक की तरफ से, मैंने उसमें देखा कि मेरे बैंक में मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं।
तो मुझे नहीं पता वो कौन है, मतलब जो भी नाम आया था मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं उनको नहीं जानती। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखना ये मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, तो मुझे नहीं पता कि किसने डाले हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले किसी ने गलती से डाल दिए होंगे, तो कोई नहीं, जब फोन आएगा हम देख लेंगे। तो संगत जी, हमने 2 दिन तक वेट करी, किसी का कोई फोन नहीं आया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो अभी हमें पैसे की जरूरत है, हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद जब भी जिनका भी फोन आएगा हम उनको वापस कर देंगे, हम उनको बता देंगे कि हमने पैसे ऐसे यूज कर लिए हैं और उनको बाद में वापस कर देंगे। तो मेरे हस्बैंड पहले तो नहीं माने, फिर जब उन्होंने देखा कि 2-3 दिन कोई फोन नहीं आया तो वो भी तैयार हो गए। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि ऐसे मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया, और मुझे पता था ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो हमने उनको जहां जहां यूज करना था हमने कर लिया। और संगत जी आप ये देखिए कि अभी तक हमें कोई फोन नहीं आया, हम नहीं जानते कि किस बंदे ने वो पैसे डाले। और पता ही है कि वो गुरु महाराज जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु महाराज जी हैं जो हमारी अरदास अभी मन में ही होती है, हम उनके आगे रखते ही हैं और वो पूरी कर देते हैं। गुरु महाराज जी के अपने तरीके हैं कि किस संगत को कब कैसे कहाँ ब्लेस करना है, ये गुरु महाराज ही जानते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है और हम जान भी नहीं सकते हैं। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और आपके साथ एक छोटा सा और प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि कैसे हम गुरु महाराज जी से छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, जबकि कहते हैं ना, गुरु जी महाराज ने कहा है कि मांगो नहीं मनो। पर हम नादान हैं और हम फिर भी गुरु महाराज जी से कहते हैं कि आप हमारे माँ बाप हो, आप ही देखो। तो ये वैसा ही एक नादानी वाला सत्संग है। मेरी बेटी जब 4th में थी, उसके 2nd टर्म के एग्जाम चल रहे थे। तो वो जब पेपर देने गई, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में जो होते हैं वो हिंदी में थोड़े वीक होते हैं, तो मेरी बेटी का भी यही हाल है। वो अपना पेपर दे के आई तो मैंने उससे क्वेश्चन पेपर लिया और पूछा कि क्या किया, कितना किया। उसने रीडर तो मुझे सुना दी, जब ग्रामर की बारी आई तो बोली कि मम्मा ये मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि खाली रीडर करके आ गई हो तो ग्रामर क्यों नहीं करी। कहती कि मम्मा मेरे ना पेपर पे कुछ गिर गया था, मतलब आंसर शीट पे कुछ गिर गया था तो मैं आगे लिख नहीं पाई। मैं कहा लिख नहीं पाई का क्या मतलब है, आप मैम को बोल के दूसरी शीट ले लेते, मैम को बताते, वो कुछ ना कुछ आपको बताते कि क्या करना है। तो 4th का बच्चा अब इतना भी उसको नहीं समझ होती है, तो मतलब मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने कहा एक तो पहले ही हिंदी में वीक, ऊपर से इतना पेपर छोड़, अब क्या बनेगा, 80 मार्क्स का पेपर है, कितने मार्क्स आ जाएंगे, हार्डली 40, और उसमें भी कितनी मिस्टेक करी हो तो ये तो पासिंग मार्क्स होंगे। उसके बाद इसको डांट ढूंढ के मैं गुरुजी के मंदिर में गई, मैंने कहा गुरुजी ये देखो की कर रही है, मनु नहीं पता हूं तुसी देखो, एने ते इन्नी गलतियां की गए थे, पासिंग मार्क्स ही आने ने। मैं गुरुजी के आगे ऐसे बोल के और चली गई, अपने काम में लग गई। उसके थोड़े दिन बाद जब एग्जाम हो गए तो पीटीएम थी, मैं पीटीएम में गई तो इसकी क्लास इंचार्ज मुझे देख रही थी, और मैं तो यही डर रही थी कि इसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं इसकी मैम मुझे इसीलिए देख रही है। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आगे गई, उन्होंने मुझे इसके मार्क्सलिस्ट हाथ में दी, तो मैंने देखा, मैंने बाकी नंबर नहीं देखे, मैंने सिर्फ हिंदी के देखे, और हिंदी में देखा तो इसके 51 मार्क्स। तो मैंने कहा शुक्र है गुरुजी बचा लेता, मैंने ऐसा बोला। तो इसकी मैम बोली कि मैम आप जानते हो इसके पेपर पे कुछ गिर गया था। मैंने कहा हाँ जी, इसने बताया था घर आकर। तो कहती और इसने जितना पेपर किया था उसमें एक भी मिस्टेक नहीं थी, इवन इसका पेपर इसी वजह से प्रिंसिपल के ऑफिस में भी लेके गए हैं कि देखो बच्चे ने पेपर किया और जितना किया है उसमें एक भी मिस्टेक नहीं है। तो संगत जी, ये कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज। मैं घर आई और मैंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। और उसके बाद मतलब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे हंस रही थी कि गुरुजी कैसे हम आपसे छोटी छोटी चीजों के लिए डिमांड करते हैं और आप कैसे छोटी छोटी चीजें हमारी पूरी करते हैं। अभी हम सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और गुरुजी वो पूरी कर देते हैं। और शुक्राना ही शुक्राना निकलता है गुरुजी महाराज के लिए। संगत जी, एक मैं आपसे सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ जो अभी 4 या 5 महीने पहले का है। मेरे हस्बैंड एक दिन शाम के टाइम घर आए तो उनको बहुत पेन हो रहा था पेट में। तो उन्होंने बोला आज ना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्यों। तो बोले पता नहीं मुझे क्यों दर्द हो रहा है, पहले ऐसी कभी मतलब दर्द हुई नहीं। तो मैंने उनको पूछा, मैंने उनको बोला कि आज आपने शायद ना बाहर का कुछ खा लिया होगा तो एसिडिटी वगैरह हो गई होगी। तो वो कहते नहीं ये वैसा दर्द नहीं है। तो मैंने उनको पूछा दर्द हो कहाँ रही है, उन्होंने जैसे मुझे हाथ लगाकर बताया ना, मेरे माइंड में एकदम से आया कि कहीं स्टोन की दर्द तो नहीं है। फिर मैंने बोला कि अगर ऐसा होता तो पहले कभी दर्द हुई होती। तो
ऐसा सोच के मैंने बोला चलो आप मेडिसिन लो डॉक्टर से और रेस्ट करो। वो मेडिसिन लेकर आए। तो मेडिसिन उन्होंने खाई पर उनको आराम नहीं आ रहा था, पेन उनकी बढ़ती जा रही थी। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा आराम करके देखो, आप मेडिसिन ली है उसको आराम मतलब आप रेस्ट करोगे थोड़ा उसको तभी पता चलेगा ना, मेडिसिन खा के 1-2 घंटे निकलेंगे तो। तो उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद जब वो उठे वो कहते नहीं अभी भी पेन में आराम नहीं है। तो उसके बाद रात हो चुकी थी। तो मैंने बोला कि अब तो आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, तो मैंने कहा चलो हम कल हॉस्पिटल चलते हैं। तो ऐसा बोला तो रात के टाइम उन्होंने मुझे बताया कि उनको यूरिन पास करने में भी दिक्कत आ रही है, यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो रहा है। मैं परेशान, मुझे अब पूरा डाउट हो गया कि ये वही स्टोन की प्रॉब्लम है। तो रात को अपनी सिस्टर को फोन किया क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही जॉब करती हैं, तो उन्होंने बोला कि चावलों का पानी पिलाओ और सोडा पिलाओ। तो ये भी करके देख लिया। पूरी रात हमारी ऐसे ही जागते जागते निकली, पर उनको यूरिन पास करने में दिक्कत आती है और मॉर्निंग में मतलब मॉर्निंग होते होते उनको यूरिन बिल्कुल पास होना बंद हो गया। हम इतने परेशान और उनको दर्द हद से ज्यादा हुई जा रही थी। तो हम मॉर्निंग में जब हॉस्पिटल गए उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए पर प्रॉब्लम वही कि उनको यूरिन ही नहीं पास हो रहा था। किसी तरह सोडे की बोतल पिला के 3-4 बोतल पिलाई और उनका अल्ट्रासाउंड करवाने ले गए। अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने बताया कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है और स्टोन मतलब पता नहीं लग रहा है कि कितना बड़ा है, तो उनको सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड कहते कि चलो हम नेक्स्ट डे सिटी स्कैन करवा लेंगे। हम वापस घर आ गए। और संगत जी उसी दिन मॉर्निंग में जिस दिन हमें हॉस्पिटल जाना था उसी दिन मॉर्निंग में मुझे एक बहुत ही प्यारी संगत है गजल हंस, उनका मुझे मॉर्निंग में मैसेज आता है। जैसे हम हमारी आदत होती है सुबह सबसे पहले हम जय गुरु जी करते हैं सबको, एक दूसरे को, अपने प्यारे गुरु परिवार को। तो मेरी भी यही आदत है। जब अभी हॉस्पिटल जाना था उससे पहले मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो उसमें सबसे पहले जो मुझे ऊपर गुरु जी ने उस दिन फोटो दिखाई वो थी शोधी हरे मेडिसिन की, जो कि मुझे गजल हंस ने मैसेज भेजा था और उसमें मुझे कुछ जय गुरु जी वगैरह कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ वो मेडिसिन के पाउच की पिक थी। उसके बाद मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे कुछ और भी था, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, बस सबको जय गुरु जी लिखा। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल चली गई थी। जब हॉस्पिटल से आई तो उसके बाद शाम को जब फ्री हुई तो मुझे ध्यान आया कि आज सुबह वो एक पिक आई थी, वो किस चीज की है अब देखूं। तो मैंने वो पिक देखी और उसके नीचे उसने एक सत्संग भी सेंड किया हुआ था जो कि उषा भाटी आंटी का था। मैं फ्री थी, मैंने कहा चलो सत्संग सुन लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी लेटे हुए थे, वो कहते चलो मैं भी सुन लेता हूँ, मैं भी फ्री हूँ। तो हमने सत्संग लगाया, सत्संग सुना तो उसमें उषा भाटिया आंटी जो कि है वो शोधी हरे से रिलेटेड ही सत्संग सुना रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि इस मेडिसिन को आप जिस भाव से खाओगे ये उसी को क्योर करेगी। मेरे हस्बैंड के माइंड में पता नहीं क्या आया जब हमने पूरा सत्संग सुन लिया। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड के माइंड में पता नहीं क्या आया, उन्होंने बोला कि रजनी मैं तो सिटी स्कैन नहीं करवाऊंगा। मैंने बोला क्यों? कहते मैं तो पहले ये मेडिसिन खाऊंगा। मैंने बोला कि ये मेडिसिन खाओगे, हमें क्या पता ये मेडिसिन कहाँ मिलती है। और जैसे कि हमें उषा भाटिया आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि ये जो मेडिसिन है गुरुजी महाराज अपने महासमाधि लेने से मतलब एक दिन पहले ब्लेस करके गए थे, यानी कि 2007 में ब्लेस करके गए थे। और ये मेडिसिन जो है वो आगरा में एक शॉप है जो उन्हीं को ब्लेस करके गए हैं। तो मैंने बोला अब हम कैसे मंगवाएंगे। तो ऐसे ही मैंने एक दो संगत से बात करी। तो संगत जैसे कि मैंने उनको अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम भी बताई। तो 2 दिन बाद गुरु महाराज जी की कृपा से ये मेडिसिन के पाउच हमारे पास पहुंच गए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तो अब यही शुरू करूंगा, मुझे सिटी स्कैन नहीं करवाना। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने ये मेडिसिन शुरू कर दी, मैंने उनको ये मेडिसिन दी, उन्होंने पाउच खोला और ये मेडिसिन खानी शुरू कर दी। तो उसके 4-5 दिन बाद मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे। तो उनका मुझे कॉल आता है, कहते रजनी मुझे लगता है कि ना मेरे स्टोन की प्रॉब्लम ठीक हो गई, वो निकल गई। मैंने कहा आपको पक्का पता है? कहते हाँ मुझे आज लगा, क्योंकि आज मुझे यूरिन खुल के आया और मुझे लगा कि कुछ ऐसा हुआ कि हाँ मुझे मतलब वो जो सॉरी संगत जी, जो स्टोन है वो निकल गया। मैंने कहा चलो शुक्राना है गुरु जी महाराज का। तो मेरे हस्बैंड तो बाहर थे, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, हलवा प्रसाद बनाया और हम सब परिवार ने खा लिया। तो उसके बाद मुझे एक और संगत आंटी हैं, उन्होंने भी गुरु महाराज जी का ये शोधी हरे का पैकेट भेजा था, उसमें 40 पाउचेस थे। तो उसके बाद मैंने जितने भी अपने कांटेक्ट में संगत है सबको पूछा कि जिन जिन को नीड है, मैंने सबका एड्रेस लेके वो कोरियर करवा दी उनको मेडिसिन। और गुरु महाराज जी से मैंने यही अरदास करी कि गुरु महाराज जी जैसे आपने ये
हमारे कष्ट को मतलब काटा है ना, निवारण किया है उसका इस मेडिसिन के थ्रू। वैसे ही जिन जिन संगत को जो प्रॉब्लम है उनके भी कष्ट कटवाइएगा। और सबको मैंने यही बोला कि जैसे कि उषा भाटिया आंटी ने बोला कि इस मेडिसिन के ऊपर वैसे तो लिखा हुआ है कि ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन इन चीजों के लिए है, पर हमने नहीं पढ़ा खाने से पहले कि इसके ऊपर क्या है क्या नहीं। उन्होंने यही बोला था कि आप इसको जिस भाव से खाओगे ये उसी को क्योर करेगी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने ऐसे यही बोलकर खाया था कि मेरी ये प्रॉब्लम है गुरुजी, आप ठीक करो। और गुरु महाराज जी की कृपा से वो ठीक भी हुई। हम इतना जानते हैं कि जब गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ थामा है ना, तो वो छोड़ेंगे नहीं। ये भी नहीं कहती मैं कि हाँ गुरु महाराज जी से जुड़े हैं तो हम पे कोई कष्ट नहीं आएगा और हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती जाएगी। गुरु महाराज जी से जुड़े हैं तो कुछ मतलब ठीक है, गुरु महाराज जी ने हाथ पकड़ा है तो तकलीफें आएंगी, कष्ट आएंगे, पर गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद वो कब जाकर हमें छू कर निकल जाएंगी, ये हमें पता भी नहीं लगेगा। ये मत सोचिए कि गुरु महाराज जी से जुड़ गए हैं तो अब हम बिल्कुल मतलब कुछ नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है। 90% जो कर्म है वो गुरु जी कटवा देंगे, 10% तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। और वो 10% भी हमें कब छूकर निकल जाएंगे हमें नहीं पता चलता। गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। और संगत जी, जैसा कि हम कहते हैं कि पुरानी संगत बहुत ब्लेस्ड है, तो पुरानी संगत ब्लेस्ड है क्योंकि उन्होंने गुरु जी को टच किया हुआ है। पर गुरु महाराज जी ने हम नई संगत को भी बहुत ब्लेस किया है। हम गुरु महाराज जी को फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले हैं, पर गुरु महाराज जी ने फिर भी हमें देखिए सबको इक्वली ब्लेस किया हुआ है। कोई पुरानी संगत नई संगत नहीं है, गुरु जी ने सबको समान ही रखा हुआ है, सबको समान ब्लेस किया हुआ है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी के ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं जो मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगी। फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जब गुरु महाराज जी दोबारा मुझे मौका देंगे मैं फिर आपके साथ जरूर अपने सत्संग शेयर करूंगी। अभी फिलहाल मैं यहीं विराम देती हूँ अपने सत्संग को। और गुरु महाराज जी से मैं अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरु महाराज जी से माफी मांगना चाहूंगी। और आप सब संगत से भी माफी मांगती हूँ। और सभी संगत ने इतने प्यार से मेरे सत्संग को सुना उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज का आज ये सेवा देने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू सो मच आंटी। आप शेयर करना चाहें कुछ और तो प्लीज जरूर करें। अ, सत्संग तो ऐसे गुरु जी के बहुत सारे हैं। एक छोटा सा सत्संग मैं और शेयर करती हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने मतलब सुन रखा था काफी सत्संग में कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। मैंने काफी सत्संग में सुना था कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। मुझे इस चीज का नहीं पता था कि कैसे गुरुजी बात करते हैं टेलीपैथी के थ्रू। तो एक दिन मैं ऐसे गुरु महाराज जी के मंदिर में सफाई कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने बोला है कि ओनू ब्लेसिंग पेज, ओनू ब्लेसिंग पेज। मैं सोचूं कि किसको ब्लेसिंग भेजनी है। तो मैंने गुरुजी को पूछा, मतलब पूछा कि गुरुजी किन्नू ब्लेसिंग भेजा। तो गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला रश्मि आंटी। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने उसी टाइम मंदिर की सफाई छोड़ी और रश्मि आंटी को फोन किया। दिल्ली में रहती हैं वो आंटी भी। तो मैंने उनको फोन किया तो उनकी बेटी ने फोन उठाया। मैंने कहा आंटी आप अपना मुझे एड्रेस सेंड कर दो। वो कहते आंटी क्यों, क्या बात हो रही है, आप आ रहे हो? मैंने कहा नहीं, मुझे आज ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि ओनू ब्लेसिंग पेज। तो पता नहीं माइंड में क्या आया। मैंने कहा आंटी सब ठीक ठाक तो है? वो बोली, उनकी बेटी बोली कि नहीं आंटी, मम्मा की तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने आपको ऐसा क्यों कहा। तो संगत जी, मुझे तो समझ आ गई। तो उसके बाद शाम को मैं बैठी थी तो मैंने एक संगत को पूछा। मैंने कहा आंटी इसी को टेलीपैथी कहते हैं? वो कहते हैं हाँ बेटा, इसी को टेलीपैथी कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने ऐसे मुझे बोला। तो उसके बाद मैंने उन संगत आंटी को गुरु महाराज जी का डिवाइन प्रसाद भिजवाया। और फिर 3 दिन बाद उनका फोन आया कि अब मेरी तबीयत थोड़ी बेटर है। तो मैंने उनके साथ फिर ये पूरा सत्संग शेयर किया कि आंटी ऐसे मुझे गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया था कि उन्हें ब्लेसिंग पेज। मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे कि किसको भेजना है, तो गुरु महाराज जी ने आपका नाम बताया कि ओनू ब्लेसिंग भेजनी है। तो मैंने कहा आंटी कृपा से वो आंटी भी ठीक हो गए। मैंने जैसे कहा कि गुरु महाराज जी के अपने तरीके हैं कि किसको कैसे और कब ब्लेस करना है, ये गुरु महाराज जी जानते हैं। सिर्फ हमें वो एक मतलब मीडिएटर बनाते हैं। हम सिर्फ एक मतलब कठपुतली हैं उनके हाथों की। डोर हमारे गुरु महाराज जी के हाथ में है, हमें नहीं पता। और मुझे भी इस टाइम नहीं पता कि मैं
कौन सा सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि करवाने वाले सब गुरु महाराज जी हैं, हम तो सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, और आप सब संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने इतने प्यार से सत्संग सुना। जय गुरु जी।